केमिकल काइनेटिक्स असाइनमेंट नंबर 1। आप यहाँ पे रिएक्शन जो है पहला दिया है, क्लोरीन प्लस 2 टाइम्स NO गिव्स यू 2 टाइम NOCl। रेट लॉ इज एक्सप्रेस्ड, आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू K, क्लोरीन की पावर 1 है, NO2 की पावर 2 है। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? ओवरऑल ऑर्डर आपसे पूछा है तो क्या करना है, सिर्फ पावर को आपको प्लस कर देना है। बट अगर यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दी जाए तो हम इसका आंसर को लिखेंगे कैसे? ओवरऑल ऑर्डर क्या लिख के आ जाएंगे 2 + 1 आंसर 3? नहीं, आंसर को लिखना कैसे है, पहले इस बात को यहाँ पे समझते हैं। तो समझिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आपको लिखना होगा इक्वेशन, क्लोरीन प्लस 2 टाइम्स NO गिव्स यू 2 टाइम्स NOCl। तो क्लोरीन प्लस 2 टाइम्स NO gives you 2 times NOCl। अब आपको इसके साथ और क्या गिवन है, इसके साथ और गिवन है आपको रेट लॉ। तो रेट लॉ आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू K। यहाँ पे NO की पावर 2 है और क्लोरीन की पावर 1 है। तो क्लोरीन की पावर यहाँ पे 1 है और NO2 की पावर यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन is equal to 1, order with respect to NO is equal to 2, और अब आपसे पूछा है ओवरऑल ऑर्डर। तो इतने स्टेप्स आपने कम से कम लिखने हैं। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन अ रेट लॉ इक्वेशन। तो आप सम कर रहे हैं कोफिशिएंट्स का, 1 + 2 आंसर आ गया 3, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर आपका 3 यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसको आप चाहें तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, चाहे टाइम है उसके हिसाब से आंसर फ्रेम कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्शन। हाइड्रोजन के टर्म्स में अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में कर रहे हैं। तो हम दो चीजें लिख देते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी लिख देते हैं और हाइड्रोजन का टर्म्स में रेट भी। तो हमारे पास इक्वेशन है N2 + 3H2, रिवर्सिबल एरो या फॉरवर्ड एरो भी हो सकता है, 2 टाइम्स NH3, क्योंकि कंडीशंस में ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलाई जा सकती है। तो रेट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन अगर यहाँ पे लिखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/3। डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट के लिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, अदरवाइज डेल्टा साइन लगा के लिखेंगे। डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा T। तो माइनस साइन लगाना जरूरी है क्योंकि रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो डिवीजन में चला गया, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन होगा वो आपका ही हो जाएगा। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख दीजिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाना चाहिए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। जब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे हैं तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, आप लिख सकते हैं आगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन है आपका और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन है। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहिए। कंफ्यूजन हो तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी लिखा हो, रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखा हो, जो सही होगा क्वेश्चन की जो डिमांड होगी वो वहां पे चेक हो जाएगा। साथ साथ लिखते रहिए, मैं रुकूंगा नहीं। तीसरे नंबर पे है, व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बीइंग 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बीइंग 0 का मतलब क्या है, चलिए एक रिएक्शन यहाँ पे फ्रेम करते हैं। जैसे चलिए एक रियलिस्टिक रिएक्शन ले लेते हैं, हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जनरली ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट ही सनलाइट की प्रेजेंस में करेगा। अगर सनलाइट नहीं हुई तो आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा लीजिए। तो मैं इसको काट रहा हूँ,
कि ये नहीं है, ये सनलाइट यहाँ पे इस समय नहीं है, तो क्या ये रिएक्शन जीरो है? बिल्कुल, क्योंकि रेट में बढ़ा ही नहीं सकता, भले ही मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लूं, क्लोरीन की कंसंट्रेशन मैं कितनी भी बढ़ा लूं, बिना सनलाइट के तो ये चलने वाली ही नहीं है। तो बिना सनलाइट के ये नहीं चलेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट मींस रेट यहाँ पे किसके बराबर है? के बराबर है। तो व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है पहले देख लीजिए, व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बीइंग जीरो? दैट मींस द रेट ऑफ सच रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ लिख दीजिए रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कई बार बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं कि कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, किसके? भाई कौन सी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, पूरा लिखिए। तो ये यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये R बराबर K हो गया, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन और रेट बराबर रेट कांस्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद है for a reaction A to B, the rate of reaction becomes 27 times when the concentration of A is increased 3 times. What is the order of reaction? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है एक बार यहाँ पे समझते हैं। तो पहले रिएक्शन लिखिए A to B और बाद में इसकी कंसंट्रेशन को 27 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे चौथा क्वेश्चन है, आपके पास एक इक्वेशन दी है ए एरो बी और यहाँ पे आपको पूछा है, मान लेते हैं हम इसका, हमें रेट लॉ जो है वो हम ये ले लेते हैं R इज इक्वल टू के, हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है, तो हम इसको यहाँ पे क्या मान लेंगे? X मान लेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या दे देते हैं? 1। अब यहाँ पे इन्होंने आपसे क्वेश्चन में ये कहा है व्हाट विल बी द 27 टाइम्स आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 27 टाइम्स, अब कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक और इक्वेशन बनाते हैं कि हमारे पास गिवन है कि 27 टाइम्स हमारा रेट हो गया जब हमने कंसंट्रेशन को यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे बढ़ाया है, और रेज टू द पावर x। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। पहले दो इक्वेशंस बना लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 एग्जाम में आपने ऐसे ही लिखना है, कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे लिख दीजिए R इज इक्वल टू K, यहाँ पे हो जाएगा A की पावर यहाँ पे x और डिवाइडेड बाय 27R इज इक्वल टू K और यहाँ पे हो जाएगा 3A की पावर x। तो हमें तो ऑर्डर निकालना है, तो यहाँ पे R से R कैंसिल करिए, K से K कैंसिल करिए, A से A कैंसिल करिए, तो ये हो जाएगा 1/27 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू द पावर x। तो ये हो जाएगा 1/3 raised to the power 3 is equal to 1/3 raised to the power x, therefore x is equal to 3। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं that order of reaction is equal to 3। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह का डेटा दिया है, पहले उसे इक्वेशन फॉर्म में लिखिए, गिवन क्या है, फिर यहाँ पे कंपेयर करके आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, a reaction is 50% complete in 2 hours and 75% complete in 4 hours. What is the order of reaction? तो यहाँ पे इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ऑर्डर क्या है। पहले यहाँ पे गिवन डेटा को समझते हैं कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 4 घंटे में और 50% हो रही है 2 घंटे में। तो पहले डेटा का स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे जो भी दिया है, गिवन डेटा है, उसको लिख लीजिए। आप यहाँ पे एक रिएक्शन करा रहे हैं, ए आपने लिया है यहाँ पे 100,
लगभग 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स, टाइम जब आपका 2 घंटे हो गया, तो यहाँ पे टाइम कितना है? 0। आप 0 टाइम लेके चल लीजिए, और 2 आवर्स के बाद ये कितना रह गया? 50। और टाइम जब आपका 4 घंटे हो गया, तो ये यहाँ पे कितना रह गया आपका? 100। ये 50, ये 2 घंटे या 4 घंटे बाद 75 रह गया। तो ये परसेंटेज में डेटा आपको गिवन है। तो यहां से यहां तक अगर आप देखो, तो ये जो टाइम है, ये आप इसको टी हाफ कह सकते हैं। इस टाइम को क्या कह सकते हैं? टी हाफ, क्योंकि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो टी हाफ है, और वो 2 घंटे है। तो अगर हम 100 से 50 पे जा रहे हैं, तो एक टी हाफ लगा, और 75% कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो बचा कितना है? 25। तो 50 से दोबारा आधा होने में सेकेंड टी हाफ लगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टी हाफ लगा, फर्स्ट टी हाफ, और यहाँ पे क्या लग गया? सेकेंड टी हाफ। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी? 2 घंटा। और यहां से यहां तक पहुंचने में वैल्यू कितनी है? 4 घंटा, है ना? यहां से यहां तक आप पहुंच रहे हो कितनी देर में? कितनी देर में? लेकिन यहां से यहां तक जो आप पहुंच रहे हो वो कितनी देर में पहुंच रहे हो? 4 घंटे में। दैट मीन्स कि यहाँ पे टी हाफ जो सेकंड है, ये भी आपका कितना हो गया? 2 आवर। 4 में से 2 माइनस कर दो पहले, तो बचे कितने? 2 घंटे। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का जो रिलेशनशिप है, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर n-1। अब यहाँ पे अगर हम देखें, या तो ऐसी दो इक्वेशन बना लें, हमारे पास दो टी हाफ है, और n कैलकुलेट कर लें। अगर आप मैथमेटिकली करना चाहते हो, दो इक्वेशन बना लो और यहाँ पे ये इनवर्स में हो जाएंगे। इसको T1 कह लीजिए और इसको A1 कह लीजिए, ऐसे T2। तो यहाँ पे अगर आप लॉजिकली सोचें, तो टी हाफ यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, n क्या है? ऑर्डर। n की वैल्यू मैं 1 रखूं, तो टी हाफ क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया, नहीं हो गया? एक है। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर वाले केस में ऐसा ही हो रहा है। अगर ये 0 ऑर्डर होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना टी हाफ के, क्योंकि ये क्या हो जाता? 0 ये -1, तो -1। और अगर ये सेकंड ऑर्डर होता तो ये इनवर्स में हो जाता। तो उस केस में अगर टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन आपकी जब डिक्रीज कर रही है, तो टी हाफ की वैल्यू पहले केस में क्या होगी? डिक्रीज करेगी, अगर 0 ऑर्डर होगा। और सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा? ये आपकी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन के इनवर्स वेरिएशन में। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि इनिशियल कंसेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है टी हाफ। दैट मीन्स ऑर्डर क्या है? 1। तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है इतनी स्टेटमेंट, सिंस टी हाफ इज independent of initial concentration, therefore order of reaction is equal to, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, टी हाफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के आता है तो ये 0 ऑर्डर होता है, और टी हाफ अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आता है ऊपर वाले फार्मूले से, तो ये सेकंड ऑर्डर होता है। तो इस लॉजिक पे आप यहाँ पे ये आंसर फ्रेम कर सकते हैं। हमारा आंसर सिर्फ इतना है जो यहाँ पे ये लिखा गया है, बाकी ये समझने के लिए जो डेटा दिया है वो आप लिख सकते हैं। चलिए, 5th क्वेश्चन के बाद आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, करिए, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। The rate of reaction X2Y becomes 8 times when the concentration of X is doubled. Write the rate law of reaction. जैसे आपने अभी पीछे मेरे साथ क्वेश्चन किया है 4th वाला, ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए। रिएक्शन 8 गुना रेट बढ़ रहा है अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन,
सिक्स क्वेश्चन में इक्वेशन दी है आपको x एरो y, और यहाँ पे आपको रेट लॉ जो बनाना है R इज इक्वल टू के, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है x, इसकी पावर मैं यहाँ पे a कर देता हूँ, ठीक है, या n कर दीजिए। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में डेटा ये दिया है कि 8 गुना रेट आपका हो जाएगा अगर आप कंसंट्रेशन को यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल। तो कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, ऑर्डर तो चेंज किया नहीं हमने। अब कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है ये क्वेश्चन, जैसे मैं लिख रहा हूं इतना कम से कम आपको लिखना है। तो पहली इक्वेशन है r इज इक्वल टू के, x की पावर यहाँ पे कितनी है, a, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 8r इज इक्वल टू के, और ये हो जाएगा 2x की पावर a। तो यहाँ पे r से r कैंसिल करिए, k से k कैंसिल करिए, x से x कैंसिल आप कर दीजिए, बचेगा 1/8 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर a, और ये हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर a। तो a बराबर जो यहाँ पे निकल के आया 3, तो आप यहाँ लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही आपसे पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। जो भी आंसर पूछा जाए उसका एक स्टेटमेंट बना के लास्ट में जरूर लिखना है, ऐसा मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर्स लिखते हैं। इसके बाद आ जाइए, व्हाट इज मेंट बाय एलिमेंट्री स्टेप इन अ रिएक्शन। तो ये मैं ओरल बोल देता हूँ इसका आंसर, आप यहाँ पे लिख लीजिए, व्हाट इज मेंट बाय एलिमेंट्री स्टेप इन अ रिएक्शन। एलिमेंट्री स्टेप आपका वो है जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस आपकी कंप्लीट होती हैं। अगर आप पीडीएफ में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र आपको मिल जाएगा कि एलिमेंट्री रिएक्शंस आपके क्या होते हैं। तो ये देखिए, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप। तो मैं एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में एक बात और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये बात ठीक है कि एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है काइनेटिक्स में, या ये आपको इक्विलिब्रियम में भी सुनने को मिलेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन मींस सिंगल स्टेप रिएक्शन। बट इसकी एक पहचान और होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरी पहचान इसकी यह है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बराबर होता है मॉलिक्युलरिटी के, और ऑन पेपर आप यही पहचान बता सकते हो। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी अगर बराबर है तो आप कह सकते हो कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो दो पहचान बता दी है, ये तो आप थ्योरेटिकल डेफिनेशन में बोल सकते हो और ये भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं A टू B एक आपको रिएक्शन देता हूं, और मैं कहता हूं कि इसका जो ऑर्डर है और मॉलिक्युलरिटी है, ये आपका, मैं मॉलिक्युलरिटी बता ही नहीं रहा आपको, मैं आपको से इतना बता रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3/2। तो क्या ये रिएक्शन आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है? तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आपका लगेगा वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखिए सुनने को मिल जाएगा। जब आप ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस पढ़ते हैं तो ये फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन ये होल नंबर में ही होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मॉलिक्युलरिटी भी फ्रैक्शनल हो जाए? मॉलिक्युलरिटी तो बताई नहीं, सिर्फ ऑर्डर बताया है, बट ऑर्डर बराबर मॉलिक्युलरिटी का है, तो मॉलिक्युलरिटी तो फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकती। सो दैट्स व्हाई ये यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो ही नहीं सकता। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल कॉम्पिटिशन्स में आपको सुनने को मिलते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अब ये बोर्ड में भी आपसे पूछ लिए जाएं। तो जो कंसेप्ट लगा है वो यही है कि ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इसके बाद आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, इज देयर एनी रिएक्शन इन विच रिएक्शन रेट डज नॉट डिक्रीज विद टाइम। क्या ऐसा कोई रिएक्शन है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है टाइम के? बिल्कुल है। कौन सा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट बराबर किसके होता है? रेट कांस्टेंट के। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर है रेट ऑफ रिएक्शन इज independent of time
मैं यहाँ पे दो केस बात करूंगा। नंबर पहला, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आर बराबर किसके होता है, के, राइट। अब आर बराबर के एक और जगह हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ reactant is taken as unity। अगर आपको एक नंबर का ही जवाब लिखना है तो ऊपर वाला ही लिखिएगा। अगर दो केस पूछ लें तो क्या होगा, मान लेते हैं एक रिएक्शन है ए प्लस बी, एरो प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की कंसेंट्रेशन को आर बराबर के यहाँ पे 1 रेज टू द पावर, यहाँ पे रेट लो मान लेते हैं, आर इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स मान लीजिए और बी की पावर वाई मान लीजिए, ये रेट लो है। अगर मैं इसकी कंसेंट्रेशन को 1 ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, आर बराबर के ही आएगा ना। तो रेट इंडिपेंडेंट हो सकता है टाइम के, उसके कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ रीजंस हैं, वो समझिए। और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सर यही है, और भी यहाँ पे केसेस आप बना सकते हो, बट ये दो जनरली पूछे जाते हैं। आ जाइए 9th क्वेश्चन पे। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डेफिनेशन आपको दिखा देता हूं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की, आपको कहाँ पे मिल जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पे चेक करिए और इसको याद कर लीजिए। The energy supplied in the form of heat or light to transform reactant molecules into activated complex is known as activation energy. The energy supplied in the form of heat and light, heat or light, to transform reactant molecules into activated complex is known as activation energy. तो एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, हीट और लाइट के फॉर्म में, और करना क्या चाहते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो जो बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Express the relation between half-life period of a reactant and its initial concentration if the reaction involved is of second order। तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसेंट्रेशन के बीच में एक जनरलाइज रिलेशन हमें यहाँ पे बनाना है, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं। आई थिंक तो क्वेश्चन नंबर ये है 10th। तो 10th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन डेफिनेशन थी, 10th क्वेश्चन के अंदर रिलेशन, ये मैंने पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसेंट्रेशन। ये क्या है मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूं, यहाँ पे पीडीएफ के अंदर भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये रिलेशनशिप यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन और इनिशियल कंसेंट्रेशन का टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू द पावर n-1। तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर n-1। तो n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है, n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है। टी ऑफ आपको बताइए ए इनिशियल कंसेंट्रेशन है। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर ये रिलेशनशिप चाहिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो रखनी है। तो टी ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर 2-1। दैट मीन्स ये आ जाएगा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो ए लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए आगे इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो अगर आप यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू इनिशियल कंसेंट्रेशन कम कर रहे हैं तो टी हाफ क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन में आ जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं होता। और ऐसा आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। अब ये इन्होंने जनरलाइज कर दिया nth ऑर्डर के लिए, तो सेम आंसर हो जाएगा। बस मैं रिपीट कर देता हूं ऊपर वाला फॉर्मूला कि nth ऑर्डर के लिए अगर आप रिलेशनशिप लिखना चाहते हैं तो ये जनरलाइज रिलेशन आपके सामने है।
T half is inversely proportional to initial concentration raised to the power n minus 1. चलिए इसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्टेट द रेट लॉ फॉर द केमिकल रिलेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। स्टेट मतलब डिफाइन करना है, डिफाइन करना है तो रेट लॉ होता क्या है पहले यहाँ पे ये सीख लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एरो ए प्लस मतलब ए के आगे प्रोडक्ट बन गए, कोई ये रिएक्टेंट है, तो अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा इसका तो R इज इक्वल टू के ए टू दी पावर, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसेंट्रेशन पे रेट आपका डिपेंडेंट है और मुझे नहीं पता इसका पावर ऑर्डर क्या होगा। तो व्हाट इज दैट, दिस इज कंप्लीट रेट लॉ, इसको रेट लॉ कहते हैं। तो ये किस किस को इंटरलेट कर रहा है, ये किस किस को इंटरलेट कर रहा है, ये रेट लॉ इंटरलेट कर रहा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड कंसेंट्रेशन। तो इट इज अ इंटररिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए इट इज अ रिलेशनशिप between concentration of reactants comma rate of reaction and rate constant for a given order of reaction। फॉर अ गिवन ऑर्डर, ऑर्डर हमें नहीं पता, ये वैरी कर सकता है। तो ये जनरलाइज रिलेशनशिप है जिसको रेट लॉ भी कहते हैं, इसको रेट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। रेट लॉ या रेट इक्वेशन दोनों के नाम से आप ये जाना जाता है। चलिए 12th क्वेश्चन के बाद 13, हाउ डज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट वेरी विद रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। हाउ डज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट वेरी विद रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। तो देखिए फैक्टर्स पे अगर हम आए, फैक्टर्स पे यहाँ पे बात करें तो फैक्टर्स के अंदर आपने ये पढ़ा है कि जो रेट होता है वो किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है, इसको यहाँ पे स्टडी करिए। देखिए यहाँ पे जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से अफेक्ट होता है, रेट नेचर ऑफ रिएक्टेंट से अफेक्ट होता है, बट यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि जो रेट कांस्टेंट है वो आपका किस तरीके से यहाँ पे वेरी कर रहा है। चेक करो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है रेट कांस्टेंट, रेट की बात नहीं कर रहे, रेट कांस्टेंट के रिएक्शन कंसंट्रेशन पे ये कैसे डिपेंडेंट है, ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, या रेट कांस्टेंट आपको पढ़ाया है, वहां पे चेक करिए। The value of rate constant does not depend upon concentration of reactant, ये लाइन यहाँ लिखी हुई है। रेट कांस्टेंट सिर्फ अफेक्ट होता है एक ही फैक्टर से, और वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर रेट और रेट कांस्टेंट दोनों को अफेक्ट करता है, और कैसे करता है वो अर्नेस्ट इक्वेशन में आपने सीखा ही है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे ये पुट अप किया गया है तो आप यहाँ पे सिंपल इतना लिख दीजिए, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे 13th क्वेश्चन, आई थिंक सो 13th ही है ये, रेट कांस्टेंट इज, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि रेट की बात कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इतनी लाइन तो कम से कम आपको लिखनी है। आंसर भी कितने लिखने चाहिए आपको ये भी बता रहा हूँ, एक नंबर में कम से कम इतना लिखना पड़ेगा। अगर आपसे कहा जा रहा है 14th क्वेश्चन, अ सब्सटेंस विद इनिशियल कंसंट्रेशन ए दी है, फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, विद द रेट कांस्टेंट के आपको दिया है जिसका यूनिट भी दे रखा है आगे, हाउ मच टाइम विल द रिएक्शन गो टू कंप्लीशन, कितनी देर में ये कंप्लीट होगी। तो कितनी देर में ये कंप्लीट होगी, यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए, मैंने जीरो ऑर्डर में आपको यहाँ पे लिखवाया हुआ है लास्ट में, ये शायद ऊपर निकल गया, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे ये चेक कर लीजिए। यहाँ पे
100% कंप्लीट का बोला है, गो टू कंप्लीशन, तो 100% ये कंप्लीट होगी 2 टाइम्स टी हाफ या ए नॉट बाय टी, दोनों आप यहाँ पे लिख दीजिए। टी 100% इज इक्वल टू 14th क्वेश्चन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपसे पूछा है, टी 100% इज इक्वल टू ए नॉट बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे के, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू टी हाफ। देखिए ये सारी चीजें टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही हैं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये टाइम पूछ लिया, ए नॉट कभी चेंज नहीं होगा, इनिशियल, के कभी चेंज नहीं होगा जब तक टेम्परेचर नहीं बदलोगे, टी हाफ कभी चेंज नहीं होगा, तो ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सब पूरा टाइम जो है 100% ये भी कांस्टेंट होगा फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हैं इस बात पर डिपेंडेंट होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। When is the rate of reaction equal to specific reaction rate? Now what do you mean by specific reaction rate? Specific reaction rate अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, बताइए specific reaction rate क्या होता है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो है वो आपका रेट कांस्टेंट होता है। ये फैक्टर्स में ये देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और रेट कांस्टेंट एक ही चीज को यहाँ पे बोलते हैं। तो ये कब बराबर होगा? दो कंडीशंस अभी पीछे बताई थी, वो दोनों कंडीशंस यहाँ पे लिख लीजिए। नंबर ए, आर बराबर के कब होगा, ये हमसे पूछा गया है। आर बराबर रेट कांस्टेंट कब होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इनके लिए होगा। और सेकंड है यहाँ पे, व्हेन concentration of reactant is taken as unity. When concentration of reactant is taken as unity. इसके बाद आता है the reaction A to B has zero order. What is the rate equation? अब A plus B arrow C ये है zero order reaction. What is the rate equation? ये आपसे पूछा गया है। तो 16th क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे बनाइए A plus B arrow C, और ये आपका बता दिया गया है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर अगर आपसे रेट इक्वेशन पूछ रहे हैं, अगर आपसे रेट इक्वेशन पूछ रहे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आर बराबर के। तो रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे देखिए किस तरीके से हमारा आंसर एक ही आ रहा है जब से हम कर रहे हैं, बट पूछने के तरीके कितने अलग हैं। कोई इक्वेशन दे के पूछ रहे हैं, कभी कंडीशंस में पूछ रहे हैं, तो ये आपके पूछने के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन आंसर्स लॉजिक जो है वो सेम है। 17th क्वेश्चन, इन सम केसेस इट इज फाउंड दैट larger number of colliding molecules have energy more than threshold value, yet the reaction is slow. अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की जो यहाँ पे नंबर है, मतलब उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो ज्यादा है, काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज्यादा वैल्यू है एनर्जी की, लेकिन फिर भी रिएक्शन स्लो है। रीजन इसका सेकंड है, because the molecules are not properly oriented at the time of collision. Because the molecules are not properly oriented, ये आंसर 17th का लिखिए, because the molecules are not properly oriented at the time of collision. तो यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर आ जाएगा। ये कौन सा फैक्टर है? ओरिएंटेशन फैक्टर, जिसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टीयरिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्योंकि रीजन पूछा है तो यहाँ पे हमने इसका रीजन भी दे दिया है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स भी आपको कराए थे। ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे लास्ट में आपको दिए हुए हैं, चेक कर लीजिए। ये लिखें, यहाँ पे देख लीजिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ये एग्जाम्पल आपको दिए। ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑर्डर बराबर मॉलिक्युलरिटी नहीं होता है, नहीं होता है, तो वो आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यानी कि ऑर्डर वन है बट मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन वन है, ऐसा कह सकते हैं। वो रिएक्शंस जिनमें ऑर्डर जो है वो तो वन होता है बट मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो आपकी ग्रेटर देन वन होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। और इसके कोई भी एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस आप लिख लीजिए, यहाँ पे जैसे एस्टर दिया है, यहाँ पे आपका ये सुक्रोज दिया हुआ है, तो इसमें ये देख लीजिए ऑर्डर आपका वन है, पावर यहाँ पे वन ही है, बट मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे चेक करो तो कितनी है, तीन। एक पानी का मॉलिक्यूल है, एक एस्टर का है, एक एच पॉजिटिव है। नीचे भी आप सेम चीज देख सकते हैं, ऑर्डर वन है बट मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन वन है, मे बी टू मे बी थ्री। इसको आप यहाँ पे रेट लॉ भी साथ में जस्टिफाई कर दीजिएगा। तो एग्जाम्पल्स आपसे पूछे हैं, लेकिन कल को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो ये वो रिएक्शंस हैं जहाँ पे ऑर्डर वन है। पहली डेफिनेशन पढ़ लीजिए, दोज रिएक्शन इन विच मॉलिक्युलरिटी टू और ग्रेटर बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन आर कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। चलिए यहाँ पे चेक करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करना है, ये भी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, इसको भी याद करके लिख लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ कोफिशिएंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन अ रेट लॉ इक्वेशन। यहाँ पे देख लेते हैं कहीं पे ये ऑर्डर के बारे में डेफिनेशन यहाँ कहीं मिल जाएगी। ये देखिए डेफिनेशन ये रही, the sum of coefficients to which the concentration terms are raised in a rate law equation is called as order of reaction। तो sum of coefficients का मतलब है जो पावर है a और b, इनको आपको सम करना है और इनको सम करने के बाद आप यहाँ पे रेट ऑफ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। तो यही हमने पहले उसमें भी किया था। तो sum of coefficients to which the concentration terms are raised in a rate law equation। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपसे पूछा है फॉर अ रिएक्शन 2x एरो x2 द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज 27 टाइम्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप करिए, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और इसको देखते हैं आंसर आपका क्या आता है। तो 2x एरो x2 ये इक्वेशन है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स when the concentration of x is increased 27 times, और तब आपसे ऑर्डर यहाँ पे पूछा है। तो चलिए यहाँ पे इसको फ्रेम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 20। तो 2x एरो x2 और यहाँ पे आपको रेट इक्वेशन जो आप इसकी बनाओगे तो ये बनाओगे 2 रे के और यहाँ पे x, हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है तो हम यहाँ पे इसको n ले लेते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन में आपसे ये कहा गया है कि आपका रेट 3 टाइम्स हो रहा है अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन को 27 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। अगेन रूल वही है जो इससे पहले दो क्वेश्चंस किए थे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए, r इज इक्वल टू के x की पावर n और ये हो जाएगा 3r इज इक्वल टू के 27x टू द पावर n। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे r से r कैंसिल, k से k कैंसिल, x से x आपका कैंसिल, तो ये 1/3 इज इक्वल टू 1/27 रेज टू द पावर n आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, 1/3
ये टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1/20, ये 1/3 रेज टू द पावर 3n कर दीजिए। तो n बराबर 3n बराबर 1 आपका आ गया। तो n बराबर कितना आ गया 1/। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3। तो ये आपको लास्ट में जरूर ये मेंशन करना है, क्योंकि यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं।